हेलो एवरीवन। आज मैं पौधों में वृद्धि नियामकों का क्या रोल रहता है, जिसे कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि इस प्रकार के रसायन जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इस प्रकार के रसायन होते हैं जो कि प्लांट्स में या तो खुद तैयार होते हैं या फिर हम उन्हें आर्टिफिशियली प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। पौधों को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यानी कि सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए पानी, हवा, मिट्टी और सनलाइट की आवश्यकता होती है। उसी तरह से कुछ ऐसे रेगुलेटर्स यानी कि कुछ इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो पौधों की एक्चुअल वृद्धि के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, जिन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। यानी कि वो प्लांट्स के एक्चुअल सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट के लिए, पौधों की फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही सहायक होते हैं, जैसे कि पौधों की लेंथ बढ़ना, पौधों के आकार में वृद्धि होना और सेल डिवीज़न को बढ़ावा देना, और बहुत सारी ऐसी प्लांट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कहते हैं, उन्हें भी कंट्रोल में करता है। तो इस प्रकार से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पौधों में वृद्धि यानी कि प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और यील्ड में भी बढ़ावा देते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिन्हें कि हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, या तो वो नेचुरल हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली प्लांट्स को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नेचर ऑफ ऑरिजिन के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नेचुरल, जिसमें कि IAA सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, जो नेचुरली प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स के टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होता है, और ये प्लांट्स के रूट्स में भी प्रोड्यूस हो सकता है, और पौधों के जो पत्तियां हैं उनमें भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो यानी कि IAA जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है पत्तियों से रूट्स तक। तो दूसरे प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं सिंथेटिक्स, जो कि प्लांट्स में आर्टिफिशियली प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि 2,4-D और NAA। पॉस्टुलेटेड इस प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो प्लांट्स के में स्पॉन्टेनियसली यानी कि अचानक प्रोड्यूस होते हैं, बट इनका जो फंक्शन है वो अभी तक क्लियरली डिस्कवर्ड नहीं किया गया। जैसे कि बात करें फ्लोरेजिन जो है फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वर्नेलिन जो है सीड स्टॉक के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है जब बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। देन बात करते हैं कमर्शियल यूटिलिटी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जिन्हें कि हम पौधों में वृद्धि नियामक कहते हैं, वो वेजिटेबल क्रॉप्स में किस प्रकार से सहायक होते हैं। तो सबसे पहले सीड डॉर्मेंसी ऑफ पोटैटो और लेट्यूस। पोटैटो की सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है इथाइलिन क्लोरहाइड्रेट से या फिर थायोयूरिया से। देन लेट्यूस को की जो सीड डॉर्मेंसी है उसे ब्रेक किया जा सकता है जिब्रेलिन से, जिसे कि हम जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन, यानी कि अंकुरित होने में मदद करता है सीड्स को। तो ओकरा में IAA और NAA का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है सीड जर्मिनेशन के लिए। टोमेटो में GA3 और 2,4-D का इम्पॉर्टेंट रोल है सीड जर्मिनेशन के लिए। देन एथेफोन को अगर हम 24 घंटों के लिए यूज़ कर रहे हैं लगभग 480 mg पर लीटर के हिसाब से, तो मस्क मेलन, बॉटल गॉर्ड, स्क्वैश मेलन, वाटरमेलन, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं उन्हें लो टेम्परेचर पे भी उनके सीड्स को जर्मिनेट किया जा सकता है। देन इनिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक जो प्लांट की ग्रोथ को सहायता कर रहे हैं और दूसरे जो प्लांट की ग्रोथ को रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि IAA अगर हम 250 ppm से
लेके 1000 ppm कंसंट्रेशन तक यूज़ कर रहे हैं पोटैटो में, तो स्प्राउटिंग को इनहिबिट किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें लॉन्ग टर्म तक पोटैटो को स्टोर करना है। देन 6 एक्सप्रेशन इन कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स, जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का 6 एक्सप्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कुकुरबिट्स में, ओकरा में और पेपर्स में। फीमेल फ्लावर्स को, यानी कि अगर हमें यील्ड को इंक्रीज करना है तो GA3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे कि जिबरेलिक एसिड कहा जाता है। देन इंडोल एसिटिक एसिड और नैप्थलीन एसिटिक एसिड। देन इंडक्शन ऑफ मेल फ्लावर, मेल फ्लावर्स की अगर इंडक्शन करनी है पॉलिनेशन पर्पस से, देन GA3 सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर थायोसल्फेट का यूज़ किया जा सकता है। देन अबाउट द स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट सेट, फ्रूट सेटिंग में जैसे कि टोमेटो, जिसमें अगर 2,4-D का उपयोग किया जाए, लगभग 2 से 5 ppm की कंसंट्रेशन तक, तो फ्रूट सेटिंग को एनहांस किया जा सकता है और फ्रूट्स की जो यील्ड है वो अर्ली ली जा सकती है। देन फ्रूट यील्ड एनहांसर, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रूट की यील्ड को इंक्रीज करने में। टोमेटो में अगर सीड्स को सोक किया जाए यानी कि जिबरलिक एसिड में लगभग 5 से 20 मिलीग्राम जिबरलिक एसिड में पर लीटर ऑफ वाटर के साथ, या फिर सीपा 2,4-D, तो पौधों में जो फ्रूट सेटिंग है वो इम्प्रूव देखी जा सकती है, जिसकी वजह से फ्रूट की जो यील्ड है वो ज़्यादा ली जा सकती है। देन ब्रिंजल, उसी प्रकार से ब्रिंजल में भी 2,4-D का अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, जिसे कि हम फोलियर स्प्रे कह रहे हैं, लगभग 4 ppm की कंसंट्रेशन के साथ, तो फ्रूट यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से ऐसे बायो रेगुलेटर्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो वेजिटेबल क्रॉप्स की क्वालिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। GA3 अगर हम 15 ppm की कंसंट्रेशन के साथ फोलियर एप्लीकेशन कर रहे हैं मस्क मेलन जैसी क्रॉप्स में, तो थिकनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि मस्क मेलन की जो बाहरी सतह है, जिसे कि हम रिंड कहते हैं, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। उसी प्रकार से कॉलीफ्लावर और कैबेज के जो हेड और कर्ड का साइज है उसे भी इंक्रीज किया जा सकता है। देन GA3 लेट्यूस और चाइनीज़ कैबेज में ड्राई मैटर के कंटेंट को इंक्रीज़ करता है, एस्कॉर्बिक एसिड के कंटेंट को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि पौधों की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। देन PCPA, जो कि फोलियर स्प्रे में अगर टोमेटो में यूज़ किया जा रहा है, तो टोमेटो की जो क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ शुगर और विटामिन C के रिलेशन में वो इम्प्रूव की जा सकती है। देन साइकोसल, जो कि बाज़ार में CCC के नाम से उपलब्ध है, उसे अगर उसका पोटैटो में फोलियर स्प्रे किया जा रहा है तो TSS यानी कि टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स कंटेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। देन साइटोजाइम, फोलियर स्प्रे किया जा रहा है अगर गार्डन पी में, तो विटामिन C का कंटेंट इंक्रीज किया जा सकता है और रिड्यूसिंग शुगर और टोटल शुगर्स का जो कंटेंट है वो भी इंक्रीज किया जा सकता है। उसी प्रकार से एथेफोन, जो कि एक राइपनिंग हार्मोन है, जो मैंगो में यानी कि आम जैसी फसलों में जो फ्लावरिंग है उसे इनिशिएट किया जाता है और उससे इनिशिएट कर सकता है, तो उसी प्रकार टोमेटो में यह इंक्रीज कर सकता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड के कंटेंट को। देन NAA, जो कि सीड ट्रीटमेंट में अगर NA को चिली में यूज़ किया जा रहा है, तो टोमेटो की जो चिली है उसका अमाइनो एसिड विटामिन C का कंटेंट इंक्रीज किया जा सकता है। उसी प्रकार से 2,4,5-D प्री हार्वेस्ट से पहले पोटैटो में अगर यूज़ किया जाता है तो पोटैटो में स्प्राउटिंग और रूटिंग को कम किया जा सकता है, स्पेशली अगर हम ट्यूबर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और बहुत सारे ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो पौधों की विकास में हमारी मदद करते हैं और जिससे कि हम एक अच्छी यील्ड ले सकते हैं। यह बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा नाम से उपलब्ध होते हैं, जैसे कि PCPA, CCC, साइटोजाइम, एथेफोन, NAA, IAA, 2,4-D, 2,4,5-D।
देन अगर हम पीजीपीआर के फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये जैसे कि मैंने बताया, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, पौधों को कई प्रकार के तनाव से बचाते हैं और यील्ड को इंक्रीज़ करने में भी हमारी मदद करते हैं। अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को अच्छे से यूज़ ना किया जाए, यानी कि अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए, तो पौधों को नुकसान भी हो सकता है, जिससे कि पौधों की जो एक्चुअल वृद्धि है वो प्रभावित हो सकती है और यह हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है। तो इसीलिए पीजीपीआर का उपयोग करने से पहले सावधानी से उसके निर्देशों का पालन करें और पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य पर नियमित रूप से नज़र रखें। थैंक यू एवरीवन।